नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। होली के त्यौहार के बाद आपके बीच ये रंगों का त्यौहार आपके लिए अनेकों अनेक खुशियाँ लाए, इसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से आपके बीच में भारतीय संविधान को लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान का टॉपिक नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को हम आज पढ़ेंगे। मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके बीच सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये जो टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड की तैयारी अपने चैनल पर शुरू कर दी है तथा सभी एग्ज़ामों के लिए जो जनरल नॉलेज जीके का जो पेपर होता है उसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भारत का संविधान, आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहें और मेरे पिछले सभी वीडियो आप ज़रूर क्रम से पढ़ें। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके ग्रुपों में। तो शुरू करें। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो आइए हमारे राष्ट्रपति के बारे में जो भारतीय संविधान में जो नियम है, आज 20 मार्च 2022 भारत का राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं आपके चैनल पर। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसीलिए यहाँ राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि जो प्रधानमंत्री हैं वो और उसकी जो मंत्री परिषद है वह कार्यपालिका जो है वो वास्तविक होती है। ध्यान रखें, ये वास्तविक हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका जो होती हैं वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास में होती हैं। तो राष्ट्रपति में जो हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 में कहा गया है। 54 में देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक जो मंडल है उसके बारे में हमें 54 में कहा गया है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। ध्यान रखें आप, निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राजस्थान की विधानसभा में अभी वर्तमान में 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्य वोट डालने के लिए जाएंगे संसद में राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। दिल्ली व पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। कहाँ? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। 54 में कहा गया है ये 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का अवसर उसके बाद से शुरू हुआ है, आप ज़रूर समझें। 55 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति है। ये ध्यान रखें आप, ये कोटा आप ज़रूर उसे समझें, देखें। मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। हर एक वीडियो के नोट्स आपको मिल जाते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर डाउनलोड करें। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहा गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी निम्न परिस्थिति में उसको पद से रिक्त किया जा सकता है। मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दे वह, और महाभियोग के द्वारा। तो ये समझें, इसको डिटेल आप ज़रूर समझें। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। पुनः निर्वाचन हो सकता है, बिल्कुल सही है। हम देखेंगे आगे जो राष्ट्रपति आएंगे वो पुनः निर्वाचित भी हुए हैं। 58 में अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं 58 में कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु पूर्ण कर चुका, 35 वर्ष की आयु ज़रूर पूरी की है, वही राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार हैं। और लाभ के पद पर न हो और पागल व दिवालिया तो नहीं होना चाहिए।
58 में कहा गया है, ये नियम ज़रूर याद रखें। राष्ट्रपति पद की शर्त 59 में, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सभी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि वह शपथ लेने के पश्चात उसकी सदस्यता को निरस्त मान लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पद की शर्त है ये 59 में। और राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो 60 में कहा गया है, 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति रहती है, तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे। तो ये अनुच्छेद 60 ज़रूर याद रखें आप। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो 61 में महाभियोग, आप ज़रूर इसको समझें, इस पूरे डिटेल को ज़रूर पढ़ें आप। आगे देखें, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य कर्तव्य क्या क्या है। तो अनुच्छेद देखो 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया था। लेकिन भारत में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) अनुच्छेद 53 की जो भाषा है उसको नियंत्रित करता है। और क्या कह रहा है 74 देखें, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात, यहाँ 74 में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका हो जाता है। मूल संविधान में देखें हम 74(1) में ही शब्द नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही शब्द को जोड़ा गया था और राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें पुनः परिवर्तन करते हुए लिखा गया कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये 74 में कहा गया है, आप ज़रूर इसको समझे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। ये ही शब्द जो है वो 42वें संविधान शब्द में जोड़ा गया था और 44वें संविधान संशोधन में इसे पुनर्विचार के लिए जोड़ा गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखिए, अनुच्छेद 72 बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति की श्रमादान की शक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो 72 में राष्ट्रपति भारत में किसी भी न्यायालय में दी गई किसी भी प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकता है। वह मृत्युदंड व सैनिक द्वारा दी गई सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात ये 72 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। जब भी किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों, यानी दोनों सदन कौन से, तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है और जिसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसके अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद है, 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन भी राष्ट्रपति बुला सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने बुलाए हैं। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में, बैंकिंग अधिग्रह विधेयक 1978 और पोटा विधेयक 2002 में भी ये बुलाए हैं। ये ध्यान रखें आप, नोट में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, उसे अलग अलग सदनों में पास करवाना पड़ता है। ये अनुच्छेद 111 में देखें तो राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति की शक्ति भी प्राप्त है। 111 में जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होता है तो राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 बात तो कर सकता है। वह क्या कर सकता है उस विधेयक पर, 111 में कहा गया है कि वह विधेयक को अनुमति दे सकता है तुरंत, वह विधेयक को पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है और वह विधेयक पर वीटो पावर, निषेध भी कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये 111 में। और भारतीय संविधान में इस बात का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास में जाएगा तो राष्ट्रपति कितने समय के भीतर उसे हस्ताक्षर करके लौटाएगा। इसी का फायदा उठाकर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर वीटो निषेध कर सकता है,
भारतीय संविधान इतिहास में इसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। और अब तक एक मात्र बार ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर इसका प्रयोग किया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे राजीव गांधी। तो ये ज़रूर समझें। अनुच्छेद 123 में हम देखें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है। इस कानून की मान्यता जो है वो संसद द्वारा निर्मित कानून के भांति भी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ देखें, संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन बार बार बन रहा है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हम देखें तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राज्यों में आपात 356 अनुच्छेद के तहत, जबकि वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण जो होता है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या इसके किसी एक भाग पर राष्ट्रीय आपात लगा सकता है 352 में। और मूल संविधान में 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, ये ध्यान रखें। सशस्त्र विद्रोह शब्द बाद में जोड़ा गया था, बल्कि उसकी जगह पर क्या था तो आंतरिक अशांति शब्द था, जिसका प्रयोग कर इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था और इसका विरोध भी हुआ था, आपको पता ही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह हैं। तो ज़रूर समझें। प्रक्रिया आप ज़रूर देख लें, ये प्रक्रिया मंत्रिमंडल लिखित सलाह पर देगा, इसको ज़रूर आप पढ़ें। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए, आगे हम देखें तो भारत में अब तक कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। देखिए 1962 भारत चीन युद्ध में, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगता है तो 356 के तहत लगता है। जब कभी किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में 356 लगाने की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर उस राज्य में आपातकाल लगाता है। राज्यों में आपातकाल लगता है, शुरुआत में केवल 6 माह में लागू होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अधिकतम यह 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अपवाद पंजाब में था। भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में 1951 में लगाया गया था। 2013 में हम देखें तो झारखंड में लगा था। 2015 में अरुणाचल प्रदेश में भी ये लगा था। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, अब तक भारत में नहीं लगा है। तो बहुत महत्वपूर्ण 360 वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त वही करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व सभी न्यायाधीशों को, महान्यायवादी को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती हैं। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को नियुक्त करता है वह। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो 280 अनुच्छेद में कहा गया है। वर्तमान में ये पहले की बात थी, अब ज़रूर समझे। सभी राज्यों के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है। भाषीय आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एसटी एससी के अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। विदेशों में राजदूतों को राष्ट्रपति, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा। प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, सर्वाधिक समय तक रहे हैं यह।
और राष्ट्रपति पद की शपथ 3 बार ली हैं, 2 बार निर्वाचित हुए हैं और 1 बार मनोनीत हुए थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखें 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बने। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व दर्शन शास्त्री हैं यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने सुना होगा नाम। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी और सबसे कम समय के राष्ट्रपति रहे हैं ये जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात में उपराष्ट्रपति बने थे वी गिरी, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वह भी चुनाव के लिए खड़े हुए थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वहाँ उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था और उनका नाम याद रखें, एम हिदायतुल्लाह, जो एकमात्र थे। उसके बाद देखें वराह वेंकट गिरी, एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति जिन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रयास नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। ये द्वितीय दौर की गणना में विजित हुए थे वराह वेंकट गिरी। उसके बाद में राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति। इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल पर हस्ताक्षर इन्हीं ने किए थे। इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, आपने अभी सुना था। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने थे और भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, बहुत बड़ी बात थी ये। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, विधेयक पर वीटो करने वाले यही थे। डाकघर विधेयक पर वीटो किया था 1986 में। आर वेंकटरमन बने थे। शंकर दयाल शर्मा बने थे। उसके बाद में KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है, स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति हैं। मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, वैज्ञानिक थे, एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति थे ये APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद में महिला राष्ट्रपति में आई थी प्रथम प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं ये और मूल निवासी छोटी लोसल गांव सीकर राजस्थान के थे ये। उनका पीहर जो था वो जलगांव महाराष्ट्र, तो ये राजस्थान से संबंधित थी हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी बने थे 2012 में 12वें, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद 24 जुलाई 2017 से वर्तमान में भी वही कार्यरत हैं रामनाथ कोविंद। और यही आपके बीच में बहुत बड़ी बात आपके लिए, यही रामनाथ कोविंद आपके लिए ये हैं वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति, भारत का प्रथम व्यक्ति भी कहते हैं इनको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, ये नोट्स आपके लिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे सभी वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।